तो पहले हमने करा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। पहले हमने कौन सा कॉन्सेप्ट किया? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। जो शेयर्स ओरिजिनली पार पे इशू हुए थे वो फॉरफीट करें। अब हम करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम। जब आपने शेयर्स इशू करे थे तब उन पे प्रीमियम था, तो उससे क्या चेंज आएगा फॉरफीचर पे, देखते हैं। इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। प्रीमियम वाले में दो सब केसेस होते हैं। व्हेन शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम, उसमें दो सब केसेस हैं। सिचुएशन 1, इफ द प्रीमियम has been received, if the premium has been received, मतलब जो प्रीमियम ड्यू था वो मिल चुका है। शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं ड्यू टू सम नॉन पेमेंट, बट प्रीमियम मिल चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है? बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। इफ द कॉल with which the premium was due, if the call with which the premium was due has been received, it is implied that premium must have been received. It is implied that premium must have been received. If the call with which the premium was due has been received, it is implied that premium must have been received. जिस स्टेज पे पैसे ड्यू थे प्रीमियम के, उस स्टेज के पैसे अगर मिल चुके हैं तो मतलब आपको प्रीमियम मिल चुका है। प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ था, फर्स्ट कॉल मिल चुकी है तो प्रीमियम मिल चुका है। प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, अलॉटमेंट मिल चुकी है तो प्रीमियम मिल चुका है। तो इफ द कॉल विद विच, मतलब जिस स्टेज के पैसे ड्यू थे, द सेम रूल applies to the above rule applies to all the stages, applies to allotment as well। मतलब अगर अलॉटमेंट पे ड्यू थे, अलॉटमेंट मिल चुकी है तो प्रीमियम मिल चुका है। तो अगर प्रीमियम मिल चुका है तो जर्नल एंट्री डिफरेंट होती है फॉरफीचर की, और प्रीमियम नहीं मिला तो एंट्री डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल से करवाऊंगा मैं, ध्यान से देखना। इन दिस केस द जर्नल एंट्री at the time of forfeiture, will be passed in the same manner as it was passed when the shares were originally issued at par. That is, we will ignore premium. We will ignore premium at the time of forfeiture, at the time of forfeiture of shares. Very, 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 very important point. केस क्या है? forfeiture of shares originally issued at premium, उसका सब केस 1, सिचुएशन 1, प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? जिस स्टेज पे वो पैसे ड्यू थे प्रीमियम के, उस स्टेज के पैसे मिल चुके हैं तो प्रीमियम मिल चुका है। प्रीमियम वाज ड्यू अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट मनी दे चुका है तो प्रीमियम दे चुका है। प्रीमियम वाज ड्यू विद फर्स्ट कॉल, और उसने सिर्फ अलॉटमेंट तक के पैसे दिए हैं, फर्स्ट कॉल नहीं दी तो उसने प्रीमियम नहीं दिया। तो वो तो क्वेश्चन रीड करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। मान लेते हैं प्रीमियम नहीं मिला। सो इन दिस केस
the journal entry at the time of forfeiture will be passed in the same manner as it was passed at the time of forfeiture of shares when they were originally issued at par. कह रहे जैसे आप par के एंट्री पास करते थे ना, एग्जैक्टली सेम एंट्री पास होगी. इसका मतलब प्रीमियम इग्नोर कर दिया जाएगा forfeiture के टाइम अगर वो आपको मिल चुका है. कह रहे मिल चुका है, भूल जाओ, मतलब forfeiture के टाइम उसको इग्नोर कर दो. तो जर्नल एंट्री क्या होगी? एग्जैक्टली सेम. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, share capital account debited to calls and arrears, जो पैसे नहीं मिले, unpaid money, to forfeited shares और share forfeiture, money received. exactly same entry. वो ऑप्शन होता है आपके पास कि अगर आप कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहे तो जिस नाम से, जो स्टेज है जिसके पैसे नहीं मिले वो नाम से रिवर्स हो जाता है. वो तो ऑप्शन हमेशा ही है. इस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, लैंग्वेज भी समझ आ जाएगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि भैया प्रीमियम मिला कि नहीं मिला. ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. प्रीमियम केस 2 होता है प्रीमियम का, उसमें सिचुएशन 1 व्हेन द प्रीमियम हैज बीन received. Example: DCC Limited forfeited 500 shares for non-payment of first and second call. ठीक है. Amount was payable as follows. Amount was payable as follows. Amount payable क्या था? ध्यान से देखना. Application to allotment 5 including rupees 2 as premium. First call 4, second call 1. अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या लिखा है? एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, फर्स्ट कॉल 4 रुपए, सेकंड कॉल 1 है. टोटल करते हैं तो 2 + 5 7 4 11 1 12, टोटल आ रहा है 12. और हमें उन्होंने बताया 2 रुपए प्रीमियम है, इसका मतलब 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में हम दे रहे थे. अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम था. DCC Limited forfeited 500 shares for non-payment of first and second call. तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिली, तो कौन से स्टेज तक पैसे मिल गए अर्नव? सर अलॉटमेंट. एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल गई तो अलॉटमेंट तक पैसे मिल चुके हैं. बिल्कुल ठीक. तो इस केस में प्रीमियम मिल चुका है या नहीं मिला है? तो मिल चुका है. मिल चुका है. कैसे पता चलेगा हमें कि प्रीमियम मिल चुका है या नहीं मिला है? तो बिकॉज़ जो स्टेज पे वो ड्यू था उसके पैसे मिल गए, सो इट्स इंप्लाइड दैट इट इज आल्सो रिसीव्ड. एग्जैक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली सही बोला आपने. जिस स्टेज पे पैसे ड्यू थे उस स्टेज के अगर पैसे मिल गए तो प्रीमियम मिल चुका. तो अगर प्रीमियम मिल चुका है तो फीचर के टाइम उसको हम इग्नोर कर देते हैं. अगर प्रीमियम मिल चुका है तो फॉरफीचर के टाइम हम प्रीमियम को इग्नोर कर देते हैं. का मतलब होता है हम फॉरफीचर की एंट्री ऐसे पास करेंगे एज इफ द शेयर्स वर इशूड एट पार. तो जो पार वाली एंट्री थी वही एग्जैक्टली सेम यहाँ पास हो जाएगी. क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू calls and arrears, to forfeited shares. शेयर कैपिटल कितने शेयर्स हैं? 500. पूरे पैसे मांगे तो 500 × 10 5000.
एरियर्स क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिली, तो 5 जा 2500। अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। Although the money received was, एप्लीकेशन पे कितने मिले होंगे हमें अर्नव? 2 पर शेयर, 2 per share. ठीक है, 2 पर शेयर, तो कितने शेयर्स हैं? तो 500 इंटू 2, 1000 मिले होंगे एप्लीकेशन के टाइम, और Yes sir. allotment कितनी है? 5 पर शेयर। अलॉटमेंट Yes sir. कितने रुपए मिलने चाहिए थे हमें? 5 पर शेयर। तो कितने पैसे हमें, अलॉटमेंट पूरी मिली है, Yes sir. तो हमें कितने पैसे मिले होंगे? 2500 इतने मिले होंगे, यस और नो? Yes sir. अगर उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो पूरी दी है। ओके, अब पैसे तो इतने मिले हैं, ऑल्दो द मनी रिसीव्ड वाज एप्लीकेशन 1000 in total, 2 rupees per share, and allotment 5 rupees per share, 2500 in total. But as per rule, the premium received must be ignored, at the time of forfeiture of shares. At the time of forfeiture of shares, if the premium has been received, अगर प्रीमियम मिल चुका है तो हमें उसको इग्नोर करना पड़ेगा। Therefore, the amount forfeited will be taken as application 1000, allotment टोटल मिले 2500, प्रीमियम इग्नोर करा तो कितना लेंगे हम? 1500 फेस वैल्यू ओनली। तो फोरफिटेड शेयर्स में कितने आए? 2500। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फोरफिटेड शेयर में तो वो आते हैं पैसे जो पैसे मिल चुके हैं। अब एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे तो 5 रुपए मिले थे, मिले तो हमें 7 पर शेयर, 7 इंटू 5 3500 होता है। कह रहे यही तो रूल सीखना है, यही तो कॉन्सेप्ट कराया है। In this case, journal entry at the time of forfeiture will be passed in the same manner as it was passed when the shares were originally issued at par. That is, we will ignore premium at the time of forfeiture of shares. तो ignore premium मतलब आपको मिले थे 2500 मिले थे अलॉटमेंट के टाइम, प्रीमियम हटाओ इसमें से 1500। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि जब प्रीमियम ड्यू था तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट हुआ था। वो पैसे मिल चुके हैं, वो पड़े हुए हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। वो पैसे आप यहां यूज नहीं कर सकते, उस पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 की कंडीशन है कि वो स्पेसिफिक जगहों पे ही यूज होगा, फॉरफीचर में नहीं। वो रीइश्यू में डिस्काउंट देने में यूज नहीं हो सकता, इसीलिए उसको फॉरफिटेड शेयर्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे। वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पड़ा रहेगा, वो है ऑलरेडी अपनी जगह पे पहुंच चुका है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में सेपरेट अकाउंट में वो ऑलरेडी जा चुका है। फॉरफीचर के टाइम तो मुझे ये देखना है कि अच्छा फॉरफीट कितना किया था मैंने पैसा, फेस वैल्यू, प्रीमियम नहीं फेस वैल्यू, जो मुझे डिस्काउंट देना पड़ सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड टू गिव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। वेरी, तो ये रीजन कोई डिस्कस नहीं करेगा, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए बेटर रहेगा ना कि क्यों सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व will not be merged with the amount forfeited
as it has some restrictions as per section 52 subsection 2 of Companies Act, and it cannot be used to give discount at the time of reissue, and therefore it is kept in a separate account. Account का नाम Securities Premium Reserve, even after forfeiture of shares. चाहे शेयर्स forfeit हो जाए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में एक पैसा जा चुका है तो उसके ऊपर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 की रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, वो पैसा आप कहीं और यूज नहीं कर सकते. तो केस 2 forfeiture of shares originally issued at premium, उसमें सिचुएशन 1 if the premium has been received. जर्नल एंट्री तो बेटा मैं बोल सकता था कि कुछ नहीं, सेम एंट्री है, चलो आगे बढ़े. क्यों है सेम एंट्री वो समझना जरूरी है कि एंट्री वही पास होगी जो हम पार के टाइम कर रहे थे, इफ द प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स एंड एरियर्स, टू forfeited shares. Premium will be ignored at the time of forfeiture of shares if the premium has been received. तो बेटा ये थी सिचुएशन 1. पहले सिचुएशन 1 रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सिचुएशन